नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएस4 न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं। नरेंद्र मिश्रा जी से आज जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन को कि आपको कम समय जो समय सीमा दिया गया था उसके दौरान वो डेटा अपलोड करना था। अब खबरें आ रही हैं कि चुनाव आयोग ने जो है वो डेटा अपलोड कर दिया है। तो अब आगे लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाने वाली है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो विपक्षी पार्टियों ने सीसीटीवी फुटेज मांगा था उसको लेकर जो तर्क दिया है उस पर साथ ही साथ चर्चा करेंगे। और तीसरा, जो तथ्य जो सबूत की बात की जा रही थी इलेक्शन कमीशन के तरफ से, तो राहुल गांधी जी बिहार में यात्रा कर रहे हैं और एक नहीं कईयों ऐसे एग्जाम्पल राहुल गांधी जी खुद अपने स्टेज पर बुलाकर माइक देकर वो कहलवा रहे हैं, या कह लीजिए कि वो जनता के सामने सच्चाई लाकर कोशिश कर रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हर आदमी के साथ ऐसी घटनाएं हो रही। तो दोस्तों, आप सभी के सामने हैं, सारी चीजें हैं, उस पर बातचीत करेंगे। ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, सीधे सवाल पर आएंगे। मिश्रा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और सवाल मेरा सबसे पहले यही कि जो डेटा अपलोड करने की बात की गई थी, सर कैसे देख पा रहे हैं? डेटा तो अपलोड हो गया, अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, DS4 चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। अब जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एज पर गाइडलाइन आई थी, डायरेक्शंस था, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अभी डेटास को अपलोड कर दिया है। त्रुटियों में क्या है, जो 3 तरह के डेटा बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। पहला ये कि जो मृतक है उनके आगे डेड लिखना है। दूसरा, ये जो लोग शिफ्टेड हो गए उनके आगे शिफ्टेड लिखना है, अर्थात कारण कारण जो 65 लाख वोटर्स को आपने डिलीट किया, हटाया, उन नंबरों को, उन इपिक नंबरों के सामने आपको ये लिखना अनिवार्य था। डेटा तो अपलोड हो गया, अब उसको देखने की आवश्यकता है। अभी हमारे पास आया नहीं है, पर खबरों के माध्यम से मुझे पता चला है कि अपलोड हो गया डेटा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये तो प्रक्रिया वो वाली है जो चुनाव के एक प्रक्रिया में जो ड्राफ्ट में गड़बड़ियां थी और 65 लाख वोटरों को लेकर के हुआ था, यानी पुरानी वोटर लिस्ट है, ध्यान रखना है। अब जो इन्होंने जोड़ा है नई प्रक्रिया के तहत, जो जोड़ा है वोटर लिस्ट में, नया नाम लाया है, अब उसकी परिचर्चा और उसका खगालने का काम अब शुरू होगा। अब इसका खुलासा जो बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, वो राहुल जी की जो अभी यात्रा है, अभी वोटर अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, उस यात्रा में जो विभिन्न प्रकार की नुक्कड़ें हो रही हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों से मीटिंगें हो रही हैं, ग्रामीण लेवल पर विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ में जो बैठकें हो रही हैं, और इसी के साथ में जो यूथ और युवा जो जिस तरह से जन सैलावा के साथ में अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहा है, उसके माध्यम से मैं बात करूं तो वह भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। तो उसमें मैंने आज 4-5 वीडियोस को देखा, उस माध्यम से स्पष्ट बोला जा रहा है, वो कह रहा है कोई व्यक्ति, बहुत सारे सोशल मीडिया में सब जगह प्लेटफॉर्म पर हैं, उस कह रहा है कि मैं अपने इस गांव का पंचायत के लिए मैंने चुनाव लड़ा है, और इसके पहले मैं बीजेपी का एजेंट भी था लोकसभा के लिए, पर मेरा वोट, मेरे फादर का वोट, मेरे मदर का वोट डिलीट कर दिया, कट कर दिया है, ये 65 लाख वोटर की लिस्ट में है। दूसरा, उसने बोला कि हम 3 से 4 बार, बहुत सारे उसमें जो लोग बैठे थे, उस व्यक्ति को छोड़ दूं तो 3-4 और बहुत सारे लोग थे, बोले हमने 4 बार 5 बार वोटर लिस्ट में हमारे नाम होते थे और हमने वोट डाला है। और इसके साथ में बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने ये बताया कि सर उसमें फर्जी बहुत तरीके से वोट डाल ऐड भी कर दिया गया, एड ऑन हो गए। नई वोटर लिस्ट जो इन्होंने बनाया है, उस वोटर लिस्ट में बहुत नाम जोड़ दिए गए, हजारों नाम हो सकते हैं, एक एक पोलिंग पर हजारों नाम का मतलब आप समझ गए होंगे। और वो बोल रहा है कि न तो वो घर है, ना आवास है, ना संबंधित व्यक्ति है, उसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। वही बात फिर किस खुल के सामने आ रही है जो राहुल जी ने आपको बेंगलुरु वाला एक उदाहरण समझाने की कोशिश किया, जो मध्य प्रदेश का उदाहरण समझाने किया, तो वो लोग खुलेआम बता रहे हैं। तो ये उदाहरण के साथ में ये 22 तारीख को जो डेटा अब हम लोग प्रोड्यूस कर, मतलब जो इलेक्शन कमीशन का आ गया है, अपने एफिडेविट देगा कि हमने आपके अकॉर्डिंगली, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हमने डेटास को अपलोड कर दिया है। अब उसमें खगाली जाएगी चीजें कि ये एसआईआर आया और उसके बाद जब वोटर लिस्ट ड्राफ्ट हो गई और उसमें जो लोग नए जोड़े गए वो किस कैटेगरी के हैं, क्या उनका हाउस नंबर 00 ही है, कि हाउस नंबर के साथ में 3 लाख कुछ वोटर जो हाउस नंबर 0 पर आधारित वोटर जोड़े गए हैं विभिन्न विधानसभाओं की, वो कहां कहां और किस प्रकार के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। 3 लाख 0 हाउसेस बनाए गए हैं।
जीरो हाउस यानी कोई घर का नंबर नहीं है, और उसमें 3 लाख के से ऊपर वोटर जोड़ दिए गए हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा आया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना, वो तो हम भी देखेंगे इसको। 22 तारीख को मैटर लगने से लग रहा है, तो हम लोग बात करेंगे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने जो जीरो हाउस नंबर को लेकर के अपना 17 अप्रैल को जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसने बोला था 3 तरह के लोगों का जीरो नंबर हाउस हो सकता है। एक तो उन्होंने बोला कि जो लोग सड़क में रहते हैं, पुल के नीचे सोते हैं, और इसके साथ में कहीं पर भी रहते हैं, इसलिए उनका नंबर कुछ हाउस का तो मिलता नहीं है, तो हम जीरो नंबर हाउस करके कर देते हैं। ये एक बड़ा उदाहरण उन्होंने बताया है। पर वहां पर ये बोला जा रहा है कि जिन लोगों का हजार हजार पोलिंगों पर बनाए गए, 500 कहीं पर 400 उस ग्रामीण हम्म विधानसभा के अंदर में जो पोलिंग है लोकल बूथ पर, तो ये हम्म किस प्रकार के लोग हैं, ये बड़ा विषय है। हम्म अब इस पे हम्म हम लोग जांच करेंगे, बात से शुरू होगा। दूसरा बात, आप अभी आपके साथ में एक दूसरा पॉइंट भी आ रहा है निकल के, इसी के साथ में जो मैंने आपसे यह भी बोला कि राहुल जी बहुत सारी सीसीटीवी वीडियोस के जो वीडियोग्राफी भी करवा रहे हैं और सोशल मीडियाज में भी डाल रहे हैं, उसके माध्यम से पूरे भारत देश की जनता जनमानस तक, आजकल तो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, सोशल जी मीडिया का जमाना है, सबके जी नीचे स्तर तक पहुंच रहा है। कितने बड़े लेवल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करप्ट किया है प्रैक्टिस को, अपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कंडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने नहीं किया है। तो एक एक जनमानस तक ये बात पहुंच रही है। साथ में इसका तीसरा पॉइंट मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यह यात्रा लगभग अभी 13 दिन तक चलेगी, या 12 दिन जी तक, जो भी रिमेनिंग जी डेट्स 13 दिन। है। जी उतने में आपको पता है कि पूरा बिहार का लगभग आधे से ज्यादा जिला ही घूम लेंगे, और उसके हम्म बाद से जो बिहार में हवा होगी, वो सिर्फ और सिर्फ जो अभी लोगो टाइटल चल रहा है, वोट चोरी एक मुद्दा बना हुआ है, उसको ठीक करने के अलावा, इलेक्शन कमीशन को माफी मांगने के अलावा, जनता के सामने एफिडेविट अपना देने के अलावा कोई विशेष ज्यादा रास्ते बचेंगे नहीं। कहने के लिए अभी शुरू शुरू की हवा है, इसलिए अभी वो इधर उधर बात कर रहे हैं। उन्होंने कल जिस प्रकार से रिप्लाई सीसीटीवी फुटेज को देने को लेकर के किया है, जो आपके प्रश्न का सेकंड पार्ट है, मैं उसमें बात हम्म चुका हूं, उसका हम्म। उस जवाब से तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में इतने सारे लोगों का उनको जवाब मिल गया नहीं होगा। सर, सवाल सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि आप जो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, क्या किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बहन का सीसीटीवी फुटेज का सार्वजनिक कर देना चाहिए क्या? वो तो ये कह रहे हैं। देखिए सोनू जी, मैं आपसे यह बताना चाहता हूं DS4 चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता से, जो आम नागरिक होता है और जो अपने फ्रीडम्स के लिए लड़ रहा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके लिए लड़ रहा है, वो ये सब छोटी छोटी बातों को नहीं करता है। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत देश के जो 10 बड़े आसीन पद हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसेस से ही हटाया जा सकता है, यदि उस संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से घटिया और छोटी हरकत करे, निम्न स्तर की बात करे, तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तियों को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को और भी जो पनिश करने के रास्ते हो सकते हैं, उसके बारे में भी कंसिडरेशन होना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो इन्होंने बोला कि बच्चियों का, बहुओं का, माताओं का वीडियोस नहीं देना चाहिए, उनका क्या किसी के बाथरूम का वीडियोस नहीं लिया जा रहा है, न तो किसी के घर का वीडियो लिया जा रहा है, पोलिंग बूथ पर जो व्यक्ति वोट डालने जा रहा है उसका लिया जा रहा है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, पूरे देश की जनता को यह पता होना चाहिए कि देना क्यों नहीं चाहते हैं। जो हर स्टेट पर, जो हर लोकसभा के विभिन्न चरणों में, जो हम लोगों की पिटीशंस में, प्रेयर में होता था कि अलग अलग टर्नआउट डेटा कैसे बढ़ रहे हैं, चुनाव होने के बाद 10-10% टर्नआउट डेटा कैसे बढ़ जाते हैं, चुनाव होने के बाद जैसे ही चुनाव खत्म हो रहा है और मान लीजिए 3 दिन 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाला, जैसा कि आपने देखा होगा 8-10% बढ़ गया था हरियाणा में, महाराष्ट्र में जी टर्नआउट डेटा बढ़ा था। तो ये टर्नआउट जो डेटा बढ़ते थे, तो उसका एक ही कारण था कि पोलिंग में बहुत सारे लोग हैं, और लोग हैं तो हम्म उनकी वोट डलेगी, तो टर्नआउट डेटा हम्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई नंबर ऑफ हम्म वोटर बढ़ गए, तो वो हम्म सीसीटीवी वीडियो से चेक हो सकता था, इसलिए नहीं हम्म दिया जा रहा है। दूसरा, हम्म राहुल गांधी ने जो 4 प्रकार 5 प्रकार के एलिगेशंस लगाए हैं, वोटर्स हम्म को जो उन्होंने कैटेगराइज किया है, ये हम्म तो वो वोटर्स
जिनके मल्टीपल्स नेम हैं, मल्टीपल तरीके से वो पोलिंग कर रहे हैं। दूसरा, वो वोटर भी दिख जाएंगे वहां पर। जैसे मान लीजिए मैंने वहां का पूरा जो पोलिंग का मैंने पूरा मतदान पत्र जो होता है मतदाता सूची उसको जी उठाया। जी अब मैंने देखा जी। सोनू के नाम से या सोनू इसमें है, सोनू जी हैं यहाँ पर, ये वोट डाल रहे हैं। अब सोनू जी का फॉर्म 6 नंबर पर जो कि सीनियर सिटीजन के लिए उपयोग होता है, उसका सोनू जी ने उपयोग किया है कि अपना खुद का किया है, तो ये वहां सीसीटीवी से चेक हो जाएगा। जो राहुल गांधी का मतलब उसमें 5वां नंबर का काइंड्स है। दूसरा, शिफ्टेड वोटर भी बहुत सारे उसमें हैं जो सबके सीसीटीवी फुटेज पे आ जाएंगी। इसलिए मेरा कंसर्न है कि सीसीटीवी इसके लिए नहीं मांगी जा रही है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इसके लिए मांगी जा रही है कि उस पोलिंग बूथ पर उस जो जो कंसर्न पोलिंग है जहां एलिगेशन है वहां पर किस प्रकार की प्रोसेस को फॉलो किया गया है। जी। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि अब इस पर क्या होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ सीसीटीवी फुटेज को लेकर के जो बयानात दे रहे हैं लोग, उसको जो है कहीं ना कहीं सड़क छाप भाषा बता रहे हैं। दूसरे तरफ जो वो तर्क दे रहे हैं कि हम जो है भैया निष्पक्ष है, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो एकदम निराधार है। राहुल गांधी सड़क पर जो सच्चाई बता रहे हैं वो एक अलग मसला है। लेकिन कोर्ट में अब अगला लड़ाई क्या होने वाला है और आगे किस तरीके से लड़ाई को लड़ा जा रहा है? आप वकील हैं सर, बताइए जरा थोड़ा सा, ये आखिरी सवाल है मेरा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो वो होते हैं जो बड़े स्पष्टवादी होते हैं और अपने मतलब इंस्टीट्यूशनल जिसको कहते हैं अंतरात्मा की आवाज से उस पद में हम्म आसीन रहते हुए गलत तरीका कुछ होता है तो उसके बारे में बोल हम्म देते हैं भाई हमारे बस का नहीं, हम गलत काम नहीं करेंगे। एक तो वो होते हम्म हैं जैसे आप अपने बारे में मान सकते हैं। दूसरा, हम्म कुछ इस प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं कि नाम मात्र के लिए तो भारत देश के संवैधानिक पद पर बैठ करके वो किसी हम्म व्यक्ति विशेष को हित पहुंचाते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है। अभी के करंट में जो उदाहरण स्वरूप मैं पेश करता हूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ज्यादा सुटेबल अर्थ कोई भी निकलता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा किसी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लेते हैं, या बहुत सारे उदाहरण आपको मिलते जी हैं कहीं ना कहीं पर जी। उनका अंदर से इस तरह से विशेष प्रकार का उससे लगाव रहता है। अब मेरा सवाल ये आ रहा है जो आपने बोला है कि ये इसको किस प्रकार से कोर्ट में डिफेंस किया जाएगा। अब जो जी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 5 तरीके से पब्लिश करने का प्रोसेस कहा था। एक तो गजट नोटिफिकेशन, हम्म अर्थात बिहार में जो सबसे ज्यादा पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर हो वहां पर भी हम्म आपको इसको पब्लिश करना है। दूसरा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जो डीएम का प्लेटफॉर्म है, यानी डीएम का जो हैशटैग होगा, जो उसका ट्विटर अकाउंट होगा और विभिन्न प्रकार के हैं, उसमें भी इन्होंने किया है कि नहीं किया है। तीसरा, उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज में रेडियो और टीवी के माध्यम से भी आपको प्रसारण करना है। चौथा, बीएलओ के लेवल पर भी आपको बोला गया। ये सारे जी। प्रोसेस को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। चौथा, पांचवा सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कितने लोगों ने अभी तक आधार कार्ड के साथ में जो एक पर्सनल डॉक्यूमेंट्स बना दिया गया था कि उस डॉक्यूमेंट्स के साथ में कोई भी व्यक्ति यदि अपना कंटेस्ट करना चाहता है, अपने बारे में बोलना चाहता है कि मेरा नाम हमारा वहीं रखा जाए जहां पर पहले था, तो उसमें कितने लोगों का फॉर्म इन्होंने लिया है और ऑनलाइन कितना सबमिट करवाया है। यदि वो नहीं किया गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, अर्थात 65 लाख लोगों के पास यह सूचना नहीं पहुंची होगी कि तुम्हारा नाम काट दिया गया है इन तीनों कारणों से, अलग अलग कारण से, तो फिर ये जो डेट है 22 तारीख वाली, ये एक्सटेंड हो हम्म जाएगी फट से। यानी जनता को फिर दोबारा मौका दिया जाएगा कि जो 65 लाख लोग हैं उन 65 हम्म लाख लोगों में से यदि कोई कहता है कि सर हमें अपने ऑब्जेक्शन हमने नहीं फाइल कर पाए हैं, तो हमारा ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए टाइम दिया जाए, क्योंकि हम गांव में हम्म हैं, बिहार में बाढ़ का समय है, बाढ़ का हम्म प्रकोप चल रहा है, बरसात का मौसम है, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज है। तो इसके लिए जी। कोर्ट इस ग्राउंड के आधार पर, जिस ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं, इस ग्राउंड के आधार पर ये टाइम एक्सटेंड हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लास्ट सबमिशन मेरा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी मुझे यह पाई जाती है और भी, हम्म तो हम हम्म चुनाव को कैंसिल भी कर देंगे। तो यह एक बड़ी हम्म बात है, यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 22 तारीख को प्रेजेंट हो रही है, अब हम लोग इसको रेक्टिफाइड करेंगे बाद से, क्योंकि कल के बहुत सारे मैटर लगे हैं, तो थोड़ा दूसरे मैटरों में लगे हैं, उलझे हैं अभी, तो इसको कल से हम लोग चेक करेंगे और बाकी टीम कर रही है काम। तो ये सब जब आ जाएगा तो फिर हम लोग इसमें दलीलें रखेंगे और इसको अच्छे से जनता के लिए, जनता के द्वारा ही बनाया जाएगा। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। आशा करता हूं कि हमारे दर्शकों को, आपके चाहने वालों को जरूर ये वीडियो पसंद आएगी।
फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS न्यूज। धन्यवाद।